हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज का जो टॉपिक हमारे पास है, आज का टॉपिक हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आंसर मैं पहले भी आपको दे चुका था, फिर आप समझते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आर्गेन प्लेन में। किसमें करते हैं हम लोग? आर्गेन प्लेन में। आर्गेन प्लेन का एक और नाम हम लोग रखा गया, क्या चीज है उसका दूसरा नाम? गॉसियन प्लेन है। तो अगर आपसे जनरल क्वेश्चन किसी ने पूछा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस टाइप के प्लेन में रिप्रेजेंट करते हो, तुरंत आपका आंसर आएगा, वन वर्ड आंसर क्या होगा कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको आर्गेन प्लेन विच इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन प्लेन। ठीक है, अब ये क्या चीज है, क्या अनोखी चीज, क्या चेंजेस हुए, थोड़ा उसको समझा जाए। जो कार्टेशियन प्लेन था उसमें हमने क्या मॉडिफाइड करके आर्गेन प्लेन बनाया, इसको हमको समझना जरूरी है। तो कार्टेशियन सिस्टम हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग को, अगर आप लोग को याद हो, तो एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इसमें प्लस प्लस आता है, इसमें माइनस प्लस आता है, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस और माइनस आते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से हर चीज की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ओरिजिन मतलब जहां से हर चीज क्या है, उत्पत्ति। नंबर सिस्टम ओरिजिन से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में और जो हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है, इन दोनों में क्या चीजें डिफरेंस की गई ताकि आर्गेन प्लेन उसका नाम पड़ा। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको याद हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज कलेक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। दो टाइप के नंबर थे इसमें, कलेक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। एक पार्ट रियल होता था, एक पार्ट क्या होता था? इमेजिनरी। अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो हमने z को रिप्रेजेंट जो किया था, स्मॉल z को x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट किया था, जिसमें मैंने बताया था रियल पार्ट ऑफ z जो होता है वो x होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होता है वो क्या होता है? मेरा y होता है। आई बस बताता है कि कौन सा पार्ट मेरा क्या है, रियल है, कौन सा पार्ट मेरा इमेजिनरी। इतनी बातें आपके दिमाग में बैठी रही होंगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे देखिए अगर तो जो हमारा रियल होता है वो x है, इमेजिनरी को मैंने y लिया हुआ है। तो इस रिप्रेजेंटेशन के पीछे रीजन यही था कि आप समझ जाइए कि x मतलब x एक्सिस और y का मतलब हो गया क्या? y एक्सिस। इट मींस जो रियल नंबर्स है रिप्रेजेंटेड ऑन द x एक्सिस एंड इमेजिनरी नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन द y एक्सिस। यानी कि जो हमारा x एक्सिस था इसको हम लोग बोल देंगे क्या? रियल एक्सिस, और इसको हम लोग बोल देंगे क्या? इमेजिनरी एक्सिस। देखिए बाकी और कोई चेंजेस नहीं है, ध्यान से देखिएगा, बाकी और कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, सेम वही डिट्टो चीजें सब की सब वही जैसी हैं, बस हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके क्या बना दिया? रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में ब्रेक कर दिया। एक्स को रियल बना दिया, वाई को मैंने क्या बना दिया? इमेजिनरी बना दिया। ठीक है, ये समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने आपसे कहा आप z इक्वल्स टू 2 + 3i रिप्रेजेंट करो, तो सबसे पहले चेक कर लो आप कि 2 + 3i यानी कि x और y दोनों के दोनों क्या है? मेरे पॉजिटिव। x भी मेरा पॉजिटिव और y भी मेरा पॉजिटिव। इट मींस ये किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा z इक्वल्स टू -3 - 4i, तो आप देखोगे x क्या है? मेरा नेगेटिव है और y भी मेरा क्या है? नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव हो गए, यानी किस में लाई करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में लाई करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। देख लीजिए यहां ध्यान से। ठीक है, तो सेम जो डिट्टो कार्टेशियन सिस्टम हमने पढ़ा हुआ था सेम वही उठकर आता है कहां पर? आर्गेन प्लेन में, बस एक छोटी सी डिफरेंस के साथ। क्या कि एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं क्या है यहाँ पर? इमेजिनरी एक्सिस। दिमाग में बात अच्छे से बैठा लीजिएगा, एक्स यहाँ पर रियल होता है, वाई यहाँ पर हमेशा क्या होता है? इमेजिनरी होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखा जाए। अब अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हो तो कार्टेशियन सिस्टम के जैसा ही जब ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो कार्टेशियन सिस्टम में जब हम लोग पढ़े थे तो कार्टेशियन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसी तरह हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको निकालने का ट्रिक क्या है? ध्यान से देखिए। देखिए भाई, दो मेथड है। मेथड 1 क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। मेथड 1 जो हमारा बोलता है, ये बोलता है z1 = x1 + i y1। आप यही है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लो z2 = x2 + i y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लो फटाक से, एक z1 ले लो और एक z2 ले लो आप। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ले लिया, x1 + i y1 और दूसरे को x2 + i y2। ठीक है, अब अगर थोड़ा ध्यान दो, अगर आप तो कार्टेशियन सिस्टम जैसा ही अगर है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया क्या? x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x2, y2। ध्यान से देखिएगा,
दोनों का कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया, दोनों का किसके फॉर्म में लिख दिया, कार्टेशियन सिस्टम के फॉर्म में लिख दिया, कोऑर्डिनेट बेसिस पर, ठीक है। जो रियल पार्ट था और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में कॉमा लगा लिख दिया मैंने पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है। तो इस बेसिस पर अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है जो आप पढ़ कर आए हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों का x कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दीजिए, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके आपस में स्क्वायर कर दीजिए और टोटल क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट। यही होता है डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मेथड 1 हो गया। अब इसको अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में और थोड़ा छोटे मेथड से पढ़ना चाहें तो मेथड 2 भी हम लोग जान सकते हैं। मेथड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए अगर, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन है, ये इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन है। ये क्या है, रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन। और फिर स्क्वायर करके हमने सम किया है, ध्यान से समझिएगा, फिर बात को समझिएगा। मैंने क्या किया है, रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट, इमेजिनरी पार्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट, फिर दोनों को स्क्वायर किया है, सम किया है, फिर स्क्वायर रूट लिया है। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर z इक्वल्स टू मैं x प्लस आई वाई एक नंबर दूं, मैं इससे आपको मॉडुलस ऑफ z पूछूं तो आप क्या बताएंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। बात लिंक हो रही है आपस में दिमाग में, देखिएगा ध्यान से। मैंने अभी पूछा आपसे z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई अगर है तो आपको क्या निकालिए, उसका मॉडुलस निकालिए। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दोनों के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों के सम का स्क्वायर रूट है। तो सेम देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा लिखा है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्ट किया गया, रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन प्लस इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन, दोनों का स्क्वायर का सम और उसका फिर से स्क्वायर रूट। इट मींस क्या हो जाएगा यहाँ पर, फटाक से अगर हम निकालना चाहें तो z1 - z2 अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, x1 - x2 प्लस i y1 - y2। और इस मॉडुलस लेने का z1 - z2 का मैं अगर मॉडुलस ले लूं तो देखिए क्या बन जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए यही हो गया डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। देखिए कितना इजीली भी निकल गया कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो अच्छा, ये चीज आप कहेंगे यहाँ पे x2 - x1, यहाँ पे x1 - x2 है, तो आप लोग जानते भी होंगे a - b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर सेम ही होता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a - 2ab भी होगा और b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab वो भी होगा, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो x1 - x2 लिखे चाहे x2 - x1 लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब अगर कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्टेंस पढ़ लिया, फिर कार्टेशियन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला पढ़ा था। तो सेम वैसे यहाँ पर हम लोग के पास सेक्शन फार्मूला भी आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। आइए उसको देखा जाए। चलिए अब देखते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला जो हमारे पास है, मान लीजिए एक लाइन है जिसको z1 और z2 को आपस में अटैच करके बना, एक पॉइंट कोई z है विच डिवाइड्स इट इनटू m1:m2, ठीक है। कोई पॉइंट z है जो z1 और z2 को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1:m2 के रेशियो में। तो यहां से जो z होगा वो होता है m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। बस ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सेम वैसे ही जैसे आप लिखते थे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा क्या आएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यानी कि देखिए एकदम कार्टेशियन सिस्टम जैसा ही है, बस यहाँ पे हम लोग रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में करते हैं और कुछ खास चेंजेस नहीं है। जो फॉर्मूला हमारे पास कार्टेशियन में था सेम वही उठकर यहाँ पर भी आ रहा है, बस विद डिफरेंट with little bit change, that is real and imaginary, ठीक है। x एक्सिस को मैंने रियल बोला, y एक्सिस को मैंने क्या बोला है, इमेजिनरी बोला। बस इतना ही चेंजेस, और कोई चेंजेस इसमें खास नहीं किए गई है। इतनी बातें समझने में आपके कोई दिमाग में परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग निकालना चाहे तो मिड पॉइंट फार्मूला भी निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, z1 प्लस z2/2, ये z हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। अब चलिए, अब देखा जाए जो हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं वो एक्चुअली में करता क्या है इन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो थोड़ा देखिए, एक फिगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिए आप लोग। x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, एक x1 y1 एक लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया z प्लस x1 प्लस i/1, ठीक है। या x प्लस i/y भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए xy ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये लेंथ आप बता सकते हैं फटाक से, हमको x होगा, ये लेंथ फटाक से आप बता देंगे क्या होगा y, ये लेंथ होगा x² प्लस y², ठीक है। और यही क्या है आपका मॉडुलस ऑफ z, ये क्या आपका मॉडुलस ऑफ z है, ठीक है। यानी कि मॉडुलस ऑफ z जो होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस देता है। मॉडुलस ऑफ z क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस देता है फ्रॉम ओरिजिन। कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, ध्यान से रखिएगा दिमाग याद में, ठीक है। कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मॉडुलस निकालते हैं तो वो क्या देता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ दैट
पॉइंट, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके बाद हम लोग को, इसके बाद अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड क्या है, जैसे स्लोप जो डेफिनेशन किया गया है सेम वही आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड का भी डेफिनेशन है। स्लोप का क्या डेफिनेशन दिया गया था, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। सेम वही एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इफ इट इज थीटा देन इट इज नोन एज आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यानी कि इस थीटा को ही मैंने क्या बोला है, दो नाम, या तो आर्गुमेंट बोल दीजिए आप, या तो एम्पलीट्यूड बोल दीजिए, ठीक है। आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं आप, एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, चॉइसेस योर्स, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बोल लीजिए, ठीक है। तो इसको निकालने का अगर मैं आपसे तरीका पूछूं तो आप तुरंत बता देंगे भाई tan थीटा, आप इसका निकाल दीजिए, tan थीटा इज y बाई एक्स, तो ये जो y बाई एक्स होगा और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अब ये थोड़ा सा आपके लिए नया कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा इसको समझ लिया जाए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने पूछा साइन थीटा इक्वल टू, आपसे मैंने बोला 1/2, तो अगर थीटा मैंने आपसे पूछा तो आप साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। मतलब अगर साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब राइट हैंड साइड में जाता है तो वो इनवर्स बन जाता है। सेम इसी तरह अगर किसी ने पूछा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू थीटा, तो 1/2 इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा रहिएगा, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिर्फ अकेले उस राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो साइन का पावर माइनस होकर जाता है, जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसका चीज और दिमाग में बैठा रहिएगा, साइन इनवर्स एक्स डजंट मीन 1/sin x, इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, जो लोग चैनल पर जो ज्यादा क्यूरियस हो इसके बारे में डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, उसको आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। कि साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक टॉपिक है, पूरा 12th में एक नया टॉपिक मिलता है आपको, वो पूरा डिटेल में पढ़ाया गया, उसको आप वहां से वीडियो रेफरेंस ले सकते हैं। फिलहाल एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स डजंट मीन 1/sin x, अदरवाइज इट विल बी कोसेक एक्स, ठीक है। कोसेक एक्स हो जाएगा, इसीलिए इसका अलग से बिहेवियर है साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, वो हम लोग बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आपको याद रखना है क्या, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होता है तो क्या बन के जाता है, इनवर्स बन के जाता है, और इनवर्स फंक्शन राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होता है तो क्या बन के जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बन के जाता है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा है रहेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत तेज स्ट्राइक करेगा, क्या स्ट्राइक करेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरी तो है नहीं कि हमेशा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जरूरी तो है नहीं कि मेरा किसमें लाई करे, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, जब ये मल्टीपल में जाए, मान लीजिए फर्स्ट में लाई किया तब तुमने निकाल लिया, सेकंड में हुआ तब क्या करेंगे, थर्ड में हुआ तब क्या करेंगे, फोर्थ में हुआ तब क्या करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने तो निकालना सीख लिया, अब जब मल्टीपल चेंज होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा जरूरी तो है नहीं हमेशा हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही दे, सेकंड में दे, थर्ड में दे, फोर्थ में दे, तो क्या हम चेंजेस करेंगे और कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा हम लोग दिमाग में बैठाया जाए, ठीक है। तो आइए अब इसको समझते हैं कैसे कैसे करते हैं। देखिए इसके लिए फिर से आप क्वाड्रेंट बना ही लीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो एक्स प्लस आई वाई आएगा, इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा माइनस एक्स प्लस आई वाई आएगा, इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा माइनस एक्स माइनस आई वाई आएगा, इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो क्या आएगा, x माइनस आई वाई, ठीक है। ये चार क्वाड्रेंट में हम लोग के ये चार आते हैं, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, ध्यान से देखिएगा, जब भी हम लोग को एंगल निकालना हो इन एनी ऑफ, एंगल मतलब आर्गुमेंट आपके लिए, फॉर एनी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग एक टर्म कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अल्फा विच इज tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई एक्स। आप कहेंगे मॉडुलस आपको फायदा क्या मिलेगा, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होता है ये, एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव होने से हमारा निगेटिविटी से कोई टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। रीजन ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेक्स्ट ईयर जब हम लोग को मिलेगा तो वहां पे हम लोग उसके डिटेल में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास प्रॉपर्टीज है नहीं, तो हम लोग को बिना प्रॉपर्टीज के भी कैसे वहां तक अप्रोच करें, इसके लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा। तो हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो इससे हम लोग को मिल जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमेशा होती है। लेकिन हमारा जो एंगल होता है, मतलब जो ये थीटा है, एम्पलीट्यूड है, वो हमेशा क्या है, थीटा। लेकिन मैंने इंस्टेड ऑफ थीटा वी आर कैलकुलेटेड अल्फा, ठीक है। क्या किया, थीटा की जगह पे मैंने क्या कैलकुलेट किया है, अल्फा कैलकुलेट किया है। तो थीटा और अल्फा में हमारे पास क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए इन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। तो अगर मेरा क्वाड्रेंट पहला है तो थीटा इक्वल टू हम डायरेक्ट अल्फा लिखते हैं, अगर ये है तो थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं माइनस अल्फा,
ध्यान से देखिएगा। और अगर ये होता है तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, इसमें आता है तो थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस अल्फा। ये 4 क्वाड्रेंट के लिए 4 चीजें हैं, ठीक है। अरे बच्चों अब एग्जांपल दिया जाए इस पर एक, ठीक है। मान लीजिए हमसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z इक्वल्स टू -3 + 4i। इसका कहा कि आप इसका एम्पलीट्यूड निकाल के हमको दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? एम्पलीट्यूड निकाल के दिखाओ। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा, विच इज tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x। तो अल्फा इक्वल्स हो जाएगा क्या मेरा? tan इनवर्स ऑफ मॉड में 4/-3, दैट इज tan इनवर्स 4/3। ये हमारा अल्फा निकल आया। अब हम देखेंगे -3 + 4i किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो -3 + 4i किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब हो गया थीटा विल बी पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बस आपको दिमाग में ये बैठा रखना है, पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा, फोर्थ में लाई करेगा थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, सेकंड में लाई करेगा तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, फोर्थ में लाई करेगा तो क्या? थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस अल्फा। देखिए ध्यान से, ऊपर वाले दोनों याद करिए, दोनों वाले नीचे वाले क्या दोनों उसी के नेगेटिव है। देखिए ध्यान से, ऊपर वाला जो है उसी का जस्ट नेगेटिव है, नीचे वाले दोनों, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर वाला जो पॉजिटिव वही नीचे वाला क्या आ जा रहा है? नेगेटिव में आ जा रहा है, और कुछ चेंजेस इसमें नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें अपने दिमाग में बैठा रहिएगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग, अगर ये बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई हो, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा हम लोग का पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।